Hello, my dear students. Welcome to our today's topic that is based on the chopper, right? जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो चॉपर का या फिर टाइप्स ऑफ चॉपर या फिर चॉपर को पूरा एनालिसिस करने के पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चॉपर का काम क्या होता है। चॉपर हम बेसिकली किस लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, देखिए चॉपर मतलब क्या होता है। चॉपर इज़ नथिंग बट इट इज़ द ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन डीसी सर्किट टू अनदर डीसी सर्किट। जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, चॉपर का कोई भी सिस्टम के दो स्टेट होते हैं, एक होता है इनपुट स्टेट और दूसरा होता है आउटपुट स्टेट। जब हम इनपुट से आउटपुट जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे भी चॉपर से हम चॉपर के थ्रू, चॉपर एक सिस्टम है, चॉपर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं कर रहे हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। आ रही बात समझ में? तो एक तरफ इनपुट होता है, दूसरी तरफ आउटपुट होता है। जब हम इनपुट में डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, और आउटपुट में भी हमें जब डीसी सप्लाई मिलता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चॉपर। बट जो इनपुट में हम डीसी देते हैं वो फिक्स्ड होता है, उसमें कोई वेरिएबल या फिर चेंजेस नहीं होते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन केस ऑफ आउटपुट ऑफ द चॉपर, जो भी डीसी वोल्टेज मिलता है, जो भी डीसी पावर मिलता है, वो वेरिएबल मिलता है। आ रही बात समझ में? वेरिएबल मिलता है। तो चॉपर का मतलब क्या होता है? चॉपर का मतलब होता है डीसी। सिंपल यदि भाषा में समझें तो चॉपर मीन्स डीसी टू डीसी कन्वर्जन, बट डीसी एट फिक्स्ड लेवल इनटू डीसी एट वेरिएबल लेवल, है ना। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ये ट्रांसफ़र करता है पावर को डीसी, एक डीसी सर्किट से अनदर डीसी सर्किट में, और दूसरा ये है कि ये फिक्स्ड वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है चॉपर का काम। इसी तरीके से यदि हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर में भी देखा होगा, तो रेक्टिफायर का काम होता है, यदि हम एसी टू डीसी कन्वर्जन की यदि हम बात करें तो उस केस में हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, फिर यदि हम डीसी टू एसी कन्वर्जन की यदि बात करें तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर। ठीक है, उस केस में हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, उस केस में हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। इफ़ वी आर talk about the AC to AC conversion, in that case basically we have to prefer the transformer, right? ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं हम। और डीसी टू डीसी कन्वर्जन आपका चॉपर हो गया। ठीक है, ये होता है आपका चॉपर। नेक्स्ट हम यदि इसकी एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो होता है वो होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, राइट। देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, यदि आपने डीसी मोटर के बारे में स्टडी किया होगा तो वहाँ पे हम स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, डीसी मोटर में जब हम आर्मेचर को कंट्रोल करते हैं, आ रही बात समझ में? आर्मेचर यानी कि आउटपुट का साइड, ठीक है, वाट एवर वी हैव द पावर, we have developed power at the output end of the DC motor, that is called a armature। ठीक है ना। आर्मेचर से हमें आउटपुट पावर मिलता है, ठीक है, जनरेटेड पावर या फिर डेवलप्ड पावर मिलता है।
तो क्या होता है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आर्मेचर वोल्टेज को हम वेरी करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम आर्मेचर वोल्टेज को वेरी करते हैं तो वैसे वैसे हम ऑटोमेटिकली स्पीड को भी वेरी करते हैं डीसी मोटर में। आ रही बात समझ में? तो देखो ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है वो होती है कुछ पाई जेड एन पी अपॉन 60 है, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, इस इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आर्मेचर वोल्टेज की वैल्यू वेरी करेंगे तो वैसे वैसे हम स्पीड को भी वेरी करेंगे। तो इससे क्या होता है, हम डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की यदि हम बात करें, पोजिशनल कंट्रोल एंड रोबोटिक। देखो फील्ड में रोबोट जब मूविंग पोजीशंस में आता है, जब रोबोट को हम कंट्रोल करते हैं, तो जब रोबोट हर एक स्टेप में क्या होता है, रोबोट यदि अपना हाथ भी हिलाएगा या फिर रोबोट कहीं पर हम रोबोट को यदि फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड यदि मूव करवाएंगे तो क्या होता है, रोबोट के मूविंग में हम क्या करते हैं, क्या होता है, उसके कंट्रोलिंग में हमें चॉपर का यूज़ होता है। क्योंकि देखो रोबोट जो होता है, रोबोट का कोई भी फंक्शन को जब हम यूज़ में लाएंगे तो उसके लिए एक वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शंस, रोबोट के अलग अलग फंक्शंस के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज सेट करना पड़ता है, और रोबोट जो होता है वो डीसी वोल्टेज में ही काम करता है। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए जब अलग अलग डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम चॉपर का यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एसएमपीएस में यूज़ होता है रेगुलर। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होता है चॉपर का वो होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई या फिर स्विच मोड पावर सप्लाई। देखो क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई आपके लैपटॉप में रहता है, आपके कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में रहता है, डेस्कटॉप के। तो स्विच मोड पावर सप्लाई से क्या होता है कि पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पावर को कंट्रोल करना यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करना, ठीक है। आपका लैपटॉप एक कांस्टेंट वोल्टेज या फिर एक कांस्टेंट पावर में नहीं काम करता है, वो उसके नीड के अकॉर्डिंग पावर या फिर वोल्टेजेस चेंज होते रहते हैं। तो वोल्टेजेस और पावर चेंज जो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, तो उस केस में हम चॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट टू इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम अगेन क्या होता है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ डीसी पावर टू एसी पावर, ठीक है। तो डीसी में जब हम चॉपर लगाएंगे, इनपुट में जब डीसी में चॉपर लगाएंगे तो वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा। तो जब हम वेरिएबल वोल्टेज चॉपर के थ्रू मिलेगा तो उसके थ्रू हम एसी का जो वोल्टेज हम इन्वर्टर के आउटपुट के थ्रू जो एसी का जो वोल्टेज मिलेगा उसको भी हम वेरी करवा सकते हैं। सो दैट्स वाई चॉपर इज यूज्ड एज अ इनपुट टू इन्वर्टर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज व्हाट, सोलर पावर कन्वर्टर। सोलर पावर कन्वर्टर का पता ही होगा सबको कि पीवी सेल या फिर सोलर मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर द जनरेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीसी पावर। तो वहाँ पर भी डीसी पावर को वेरी करवाने के लिए हम चॉपर का यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द चॉपर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चॉपर का जो एप्लीकेशन यूज होता है वो आपका थर्ड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चॉपर बेसिकली दो टाइप के चॉपर होते हैं, एक होता है स्टेप अप चॉपर और दूसरा होता है स्टेप डाउन चॉपर। तो इस क्लास में हम स्टेप डाउन चॉपर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि स्टेप अप चॉपर उस चॉपर को कहते हैं जहाँ पे हमें आउटपुट डीसी, देखो जब हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज इनपुट डीसी वोल्टेज से ज़्यादा मिलता है तो उस केस में हम स्टेप अप चॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेप अप चॉपर यूज़ करते हैं। और जब हमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में कम मिलता है तो उस केस में
हम कौन सा चॉपर यूज़ करते हैं? उस केस में हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन चॉपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेप डाउन चॉपर का एक बेसिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ना। इनपुट में हम एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डीसी सर्किट होने की वजह से लोड क्या है? रेजिस्टिव लोड है, और जो भी हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वो कहलाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज ऑफ द चॉपर। ठीक है, हियर चॉपर इज यूज्ड एज अ स्विच, राइट। तो देखो यहाँ पे CH मतलब होता है फुल्ली, चॉपर क्या होता है? एज अ स्विच यूज करते हैं हम सर्किट में। तो चॉपर यानी कि चॉप करना, यानी कि काटना। तो चॉपर यानी कि फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो पीरियोडिक होता है। टाइम पीरियड दिया हुआ है कैपिटल T। टाइम पीरियड का मतलब आपको पता ही होगा, जब कोई भी सर्किट एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है जितने देर वो चॉपर ऑन था वो टाइम प्लस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि जब ऑन था प्लस ऑफ था, टोटल टाइम कहलाता है वो। ठीक है, टी का मतलब होता है कैपिटल का टी का मतलब होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो जैसे ही हम स्विच को चॉपर को ऑन करेंगे, तो चॉपर ऑन करेंगे तो सर्किट एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ फॉलो करेगा। जब कोई सर्किट क्लोज कंडक्टिंग पाथ फॉलो करता है तो करंट फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो होगा तो वाट एवर वी हैव द आउटपुट वोल्टेज एट द रेजिस्टिव लोड ऑफ द स्टेप डाउन चॉपर सर्किट, दैट शुड बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। दैट शुड बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, जैसे ही हमने चॉपर ऑन किया, जो भी आउटपुट वोल्टेज हमें रेजिस्टिव के अक्रॉस मिलेगा वो आपका सप्लाई वोल्टेज के इक्वल रहेगा। ठीक, यदि हम चॉपर को यदि खुला छोड़ते हैं या फिर ऑफ नहीं करते हैं तो सर्किट क्लोज कंडक्टिंग पाथ फॉलो नहीं करेगा। तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ फॉलो नहीं करेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज में हमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब इसके वेव फॉर्म पे आते हैं। वेव फॉर्म का मतलब, वेव फॉर्म देखिए यहाँ पे ये गेट करंट है। गेट करंट यानी कि गेट पल्स, कोई पल्स हम देते हैं सर्किट को ऑन करने के लिए, सर्किट को फंक्शन में लाने के लिए जो पल्स दिया जाता है उसे कहते हैं गेट करंट, राइट। तो 0 से dt के बीच में हमने चॉपर को ऑन रखा। तो जब हमने चॉपर को ऑन रखा तो आउटपुट वोल्टेज जो था वो आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर मिलेगा, और जो भी करंट फ्लो होगा रेजिस्टिव के थ्रू, दैट शुड बी इक्वल टू द VS/R। अब देखो dt से t के बीच में आपका चॉपर ऑफ था, चॉपर ऑफ था तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो dt से t के बीच में आपकी जो भी वैल्यू रहेगी वो सारी की सारी 0 रहेगी, क्योंकि उस केस में सर्किट तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ फॉलो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे वेव फॉर्म ये चलता जाएगा t के बाद भी। फिर से हम इस केस में भी t से t प्लस dt के बीच में भी हम फिर चॉपर को ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर मिलेगा, फिर ये आउटपुट करंट आपके VS/R के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम वेव फॉर्म का एनालिसिस करते हैं एक बेसिक से स्टेप डाउन चॉपर के सर्किट के डायग्राम में, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बक कन्वर्टर की। ठीक है, बक कन्वर्टर का मतलब ही होता है स्टेप डाउन चॉपर। ठीक, बट यहाँ पे देखो बक कन्वर्टर का काम भी, बक कन्वर्टर का मतलब होता है स्टेप डाउन चॉपर। जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कम मिलेगा तो उस केस में हम बक कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। ये सप्लाई वोल्टेज है यानी कि फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज। ये S1 आपका चॉपर है जो कि फुल्ली कंट्रोल स्विच है। फुल्ली कंट्रोल स्विच में आप कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं, IGBT यूज़ कर सकते हैं, या फिर SCR प्लस कम्यूटेशन सर्किट
यूज़ कर सकते हैं। S2 जो है वो एक सिंपल सा डायोड कनेक्टेड है जो कि अनकंट्रोल्ड स्विच होता है ना, और यूनी डायरेक्शनल स्विच होता है। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये हमें फ्री व्हीलिंग एक्शन प्रोवाइड करवाता है ड्यू टू इंडक्टेंस की वजह से। डीसी मोटर लोड यहाँ पे कनेक्टेड है क्योंकि आर एल और ई लोड दिया हुआ है एट द आउटपुट ऑफ द बक कन्वर्टर। तो जब आर एल ई लोड हमें देखने को मिलता है आउटपुट साइड में, तो उस टाइप के लोड को हम डीसी मोटर लोड कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एट ए टाइम कोई एक स्विच को हम ऑन रखेंगे और दूसरे स्विच को हम ऑफ रखेंगे। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब हमने स्विच S1 को ऑन रखा 0 से dt के बीच में, जब हमने स्विच S1 को ऑन रखा 0 से dt के बीच में, तब हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिला Vs मिला। और Vs अकॉर्डिंग टू KVL इक्वेशन Vs क्या होगा, Vs इज इक्वल टू द IR प्लस LDI/dt प्लस E। तो इन दैट केस आपका इंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपका इंडक्टेंस क्या होगा, वो आपका चार्ज होगा। ठीक है। अब सेकंड केस में क्या करते हैं, जब हम इसके आगे जब जाते हैं यानी कि dt से t के बीच में हमने स्विच S1 को ऑफ रखा और डायोड जो क्या होगा, डायोड आपके फंक्शन में आ जाएगा। डायोड फंक्शन में आने से क्या होगा, क्या होगा, जो भी इंडक्टेंस ने अपने अंदर एनर्जी चार्ज किया है, जो भी इंडक्टेंस ने अपने अंदर एनर्जी चार्ज किया है, वो एनर्जी वो डिस्चार्ज होगा टू द फ्री व्हीलिंग एक्शंस ऑफ द डायोड। राइट। यदि हम डायोड को यदि कनेक्टेड करने का मेन पर्पस यही है कि हम इंडक्टेंस को डिस्चार्ज कर सकें थ्रू दी फ्री व्हीलिंग एक्शंस। यदि हम डायोड को कनेक्ट नहीं करेंगे, इंडक्टेंस क्या होगा, देखो फ्री डायोड कनेक्ट करने से क्या होता है, इंडक्टेंस धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। और यदि हम डायोड को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इंडक्टेंस रैपिडली डिस्चार्ज होता है और एकदम झटके में जब डिस्चार्ज होगा तो सर्किट को वो डैमेज कर सकता है। तो स्विच जब ऑफ होगा तो डायोड फंक्शन में आएगा, और जब डायोड फंक्शन में आएगा उस केस में क्या होगा, इक्वेशन जो बनेगी KVL की, दैट शुड बी 0 इक्वल्स टू IR प्लस LDI/dt प्लस E, और इन दैट केस L आपका डिस्चार्ज होगा। राइट। नाउ अब देखिए इसका वेव फॉर्म देखते हैं। ठीक है। वेव फॉर्म में देखिए 0 से dt के बीच में, ठीक है, देखो पहले भी बताया था ये गेट पल्स है जिसके थ्रू हम चॉपर को ऑन करते हैं। ठीक है। जब स्विच S1 ऑन था तो आउटपुट वोल्टेज आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर था और इंडक्टेंस चार्ज हो रहा था। तो उस केस में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियली आपका मतलब एक्सपोनेंशियली राइज होता है, क्योंकि इंडक्टेंस जब चार्ज होता है ना तब उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज होता है। आ रही बात समझ में। तो ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट है। तो dt से t के बीच में आपका चॉपर ऑफ हो जाता है। चॉपर ऑफ होने से डायोड एक्शन में आ जाता है, और जब डायोड एक्शन में आएगा तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज आपका 0 होगा। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज आपका 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको 0 मिल रहा है जब चॉपर ऑफ था। तो उस केस में क्या होता है, फ्री व्हीलिंग एक्शन आ जाता है, और फ्री व्हीलिंग एक्शन से क्या होता है, इंडक्टेंस आपका डिस्चार्ज होता है। और जब इंडक्टेंस डिस्चार्ज होता है तो वो एक्सपोनेंशियली जो ग्राफ होता है उसका डिके होता है। ठीक है। तो यहाँ टी तक ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अगेन टी के बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होती है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट है और ये आपका स्टडी स्टेट है ना, इस टाइप से बढ़ता जाता है। तो स्टडी स्टेट में हम एक मिनिमम टू मैक्सिमम करंट के बीच में ले लेते हैं। ठीक है। और इस ग्राफिकल एक्सप्रेशन से हम मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट का
इक्वेशन निकालते हैं, जो कि मैं यहाँ पे निकाल के नहीं बताऊँगा, जो कि आपको टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके एक्सप्रेशंस को देख के टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि जो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू आती है वो आती है VS/R, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ऑन बाई टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस ई बाई आर। तो यहाँ टाउ जो होता है टाइम कांस्टेंट होता है। RL सीरीज सर्किट था, तो RL सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R होता है, और T जो होता है टाइम पीरियड होता है। बेसिकली जो ये तो मैक्सिमम और मिनिमम करंट की जो इक्वेशन स्टडी स्टेट के ग्राफिकल एनालिसिस से जो निकल के आता है वो एक्चुअली वैलिड होता है जब आपका टाइम कांस्टेंट लेस देन और इक्वल्स टू टाइम पीरियड के बराबर हो। ठीक है। डेल आई का मतलब होता है रिपल इन इंडक्टर करंट। रिपल इन इंडक्टर करंट मतलब फ्लक्चुएशंस इन, रिपेल मतलब फ्लक्चुएशंस इन द इंडक्टर करंट। तो फ्लक्चुएशंस हम कैसे निकालते हैं, subtractions of the maximum current and the minimum current, then it will give the value of the fluctuations in the inductor current। रिपल जितना कम हो सके उतना अच्छा है, बट मैक्सिमम रिपल जो अकर होता है इंडक्टर करंट में ये एक्चुअली IL है। I और L दोनों कैपिटल लेटर में एक साथ आ गए हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये एक्चुअली इंडक्टर करंट है। मैक्सिमम रिपल इंडक्टर करंट में तब आता है जब ड्यूटी रेशियो की वैल्यू 0.5 हो इन केस ऑफ बक कन्वर्टर। इज इट क्लियर? राइट। नाउ रिपल इन इंडक्टर करंट जो होता है वो देखिए VS/4FL, VS/4FL, राइट। तो यहाँ पे टाउ को इस मच ग्रेटर देन T कर लिया है ताकि रिपल को रिड्यूस कर सकें। ठीक है। एंड F एंड L मस्ट बी हाई एज पॉसिबल। F एंड L यदि हाई होगा तो रिपल इन इंडक्टर करंट कम होगा। ठीक है, रिपल इन इंडक्टर करंट कम होगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो E/R कैंसल आउट हो जाएगा, और जो फाइनली जो इक्वेशन जो निकल के आएगा वो आपका ये आएगा। ठीक है, वो आपका क्या आएगा, ये वाला आएगा। राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन की। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन का मतलब होता है, देखिए दो चीज़ होती है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में। एक होता है इंडक्टर करंट के दो ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस कंडक्शन का मतलब होता है करंट कैन, मतलब कुछ समय के लिए क्या होता है करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो करंट कैन जीरो फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए करंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जीरो हो गया है। कौन से पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, बीटा टी से टी के बीच में। और बाउंड्री कंडीशन मतलब होता है व्हेन इंडक्टर करंट इज जीरो, व्हेन इंडक्टर करंट IL इज जीरो ओनली फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो व्हाट हैपन, फॉर बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम करंट इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, फिर मिनिमम करंट की इक्वेशन इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि कैसे करके आता है, या फिर आप डायरेक्टली उसको मगअप कर लीजिए।
तो जब हम मिनिमम करंट को 0 रखेंगे तब इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक। और जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है टी ऑन के लिए, वो आता है ये टाउ log base e in bracket 1 plus e by bs in bracket e to the power t by tau minus 1। देखो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मतलब कहीं पर आपका कंटिन्यूटी, जब कभी आपकी कंटिन्यूटी रुक जाती है तो उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस। ये होता है प्रैक्टिकली, ये पॉसिबल होता है, हमेशा कोई चीज़ लगातार इन रेगुलर वे में नहीं मिलता है। तो कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपकी करंट 0 हो जाती है। जब जिस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट 0 हो जाता है उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस कंडक्शन, ठीक है। और जब मिनिमम करंट 0 हो जाता है उसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस, और उसके थ्रू जो टी ऑन निकलता है वो मैंने बता दिया कैसे निकलता है, राइट। सो दिस ऑल अबाउट द चॉपर। क्या क्या आज हमने इस क्लास में देखा? चॉपर की डेफिनेशन, चॉपर का एप्लीकेशन, 2 टाइप के चॉपर मैंने बताया क्या कौन कौन से होते हैं। उसमें से हमने स्टेप डाउन चॉपर के बारे में एनालिसिस किया, और उसके बिहाफ में हमने बक कन्वर्टर भी समझा। डायोड का क्या यूज़ है, क्यों हम 2 स्विच एट ए टाइम फंक्शन में नहीं ला सकते, वो भी हमने बता दिया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।